आरक्षण, इसका जो मूल मकसद था वो था समाज में जो गहरी खाइयां हैं उन्हें पाटना। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हो अगर उसी आरक्षण की छतरी के नीचे एक नई खाई बन जाए? हम्म मतलब एक तरह से असमानता के भीतर असमानता। बिल्कुल। जैसे पंजाब में हम देखते हैं, वाल्मीकि और मजहबी सिखों के साथ हुआ। कुछ समुदाय आगे निकल गए और ये आज भी बहुत पीछे हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ पंजाब का नहीं है। ये पूरे देश में आरक्षण की जो फिलॉसफी है उसको एक तरह से चुनौती देता है। तो इसी बदलाव की कहानी है सुप्रीम कोर्ट का 2024 का एक बहुत बड़ा फैसला। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम दविंदर सिंह। जी, 7 जजों की बेंच ने इस जटिल गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है। तो चलिए आज इसी फैसले को जरा परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि इसका असर असल में पड़ेगा क्या। इसकी जड़ें जाती हैं 2005 के एक पुराने फैसले में, ईवी चिनैया मामला। हाँ, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि सभी अनुसूचित जातियां मतलब एससी एक ही समूह है, एक होमोजीनियस ब्लॉक। बिल्कुल। और ये कि राज्य उनके अंदर कोई भेदभाव या उपवर्ग नहीं बना सकते। ये थी औपचारिक समानता, मतलब कागज पर सब बराबर। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कह रही थी। सही बात है। पंजाब ने 2006 में एक कानून बनाया और उसमें एससी कोटे का 50% वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए पहली प्राथमिकता के तौर पर रख दिया। उनका तर्क सीधा था कि आरक्षण का जो फायदा है वो इन सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है। और अब दविंदर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी जमीनी हकीकत को माना है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि औपचारिक समानता काफी नहीं है, हमें वास्तविक समानता की तरफ बढ़ना होगा। इसको आसान भाषा में कैसे समझे? इसे एक दौड़ की तरह सोचिए। मान लीजिए आरक्षण का काम है सबको एक ही स्टार्टिंग लाइन पर लाना। ठीक है। लेकिन अगर कुछ धावक उस लाइन से भी 100 मीटर पीछे खड़े हों, तो क्या उन्हें थोड़ा आगे खड़ा करना अन्याय होगा? नहीं, वो तो असली न्याय होगा। बिल्कुल। कोर्ट ने यही माना कि एससी समुदाय के अंदर भी पिछड़ेपन के अलग-अलग स्तर हैं। पर यहाँ एक बड़ा कानूनी पेंच था, संविधान का अनुच्छेद 341। हाँ, जो कहता है कि एससी की सूची सिर्फ राष्ट्रपति तय करेंगे और राज्य उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। तो पंजाब ने जो किया, क्या वो सूची से छेड़छाड़ नहीं मानी जाएगी? देखिए, यहीं पर कोर्ट का तर्क बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने 2 चीजों के बीच एक बहुत बारीक लकीर खींची। किन 2 चीजों के बीच? सूची से छेड़छाड़ करना और लाभ के लिए उपवर्गीकरण करना। कोर्ट ने कहा कि राज्य सूची में किसी जाति का नाम जोड़ या हटा नहीं सकते, ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति का है। लेकिन उस सूची में जो जातियां हैं उनमें से सबसे जरूरतमंद तक लाभ पहुंचाने के लिए वे प्राथमिकता तय कर सकते हैं। अच्छा, तो ये पहली प्राथमिकता देना सूची बदलना नहीं है, बल्कि लाभ का सही वितरण सुनिश्चित करना है। एकदम सही। पर कोर्ट ने एक शर्त भी रखी है। वो क्या? कि राज्यों को ये मजबूत डेटा के साथ साबित करना होगा कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। ये मनमाना फैसला नहीं हो सकता। और इसी फैसले में एक और बड़ी बहस छिड़ गई, क्रीमी लेयर को लेके। हाँ, जस्टिस बीआर गवई की जो कनकरिंग ओपिनियन थी, उसने इस मुद्दे को फिर से केंद्र में ला दिया है। कनकरिंग ओपिनियन का मतलब? वो फैसले से सहमत थे, पर उनके तर्क अलग थे। जी। और उन्होंने पहली बार इतनी मजबूती से ये सुझाव दिया कि एससी/एसटी समुदाय में भी जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत आगे निकल चुके हैं, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखने पर विचार होना चाहिए। लेकिन एससी/एसटी समुदाय पर क्रीमी लेयर लागू करना तो हमेशा से एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। जरूर रहा है, लेकिन इसके पीछे का तर्क है इंटरजेनरेशनल इक्विटी, यानी अंतरपीढ़ी इक्विटी। मतलब ये भी आरक्षण का लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही संपन्न तबके को न मिले, बल्कि उन तक पहुंचे जिन्हें आज भी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जाहिर है, बेंच में सभी जजेस पर एक मत नहीं थे। जस्टिस बेला त्रिवेदी की असहमति भी थी। लेकिन ये 6-1 का बहुमत का फैसला है, तो अब यही देश का कानून है। तो अब राज्यों और आम लोगों के लिए इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आरक्षण की नीति अब एक व्यापक दृष्टिकोण से एक लक्ष्य दृष्टिकोण की ओर बढ़ रही है। एक टॉर्च की तरह जो अंधेरे में सबसे ज्यादा खोए हुए इंसान को ढूंढे। क्या बात है, बिल्कुल सही उपमा है। राज्य अब एससी/एसटी कोटे के अंदर उपकोटा बना सकते हैं, बशर्ते उनके पास ठोस आंकड़े हों। तो कुल मिलाकर ये फैसला सामाजिक न्याय को उस तक पहुंचाने की कोशिश है जिसे हम कहते हैं कमजोर से भी कमजोर व्यक्ति। एकदम। ये मान रहा है कि पिछड़ापन एक सीधी रेखा नहीं है, इसकी कई परतें हैं और न्याय के लिए उन परतों को पहचानना जरूरी है। ये फैसला हम सबको एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है ना, कि एक समाज के तौर पर
हम बड़ी बड़ी नीतियों और उनके भीतर जो छिपी हुई गहरी दरारें हैं, उनके बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं?